हेलो, गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। स्वागत है हमारे इस एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अभी बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू चल रहा था और आज दिन भर टाइम नहीं मिला, जिस कारण से वीडियो डे में बन नहीं पाई, जिस कारण से पीडीएफ भी आज थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। बायोलॉजी का पहला, कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कॉकरोच और जो है सिल्वर फिश में जो है किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार का पाया जाता है, इस चीजों को देखेंगे। तो कैसा होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। तो स्तनपायी में किसके द्वारा किया जाता है, अपरा के द्वारा। अपरा जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा जो है स्तनपायी भ्रूण के जो है उत्सर्जनीय पदार्थ जो भी होते हैं किसके द्वारा बाहर आते हैं, अपरा के द्वारा आते हैं, जिसे प्लेसेंटा भी बोला जाता है। आगे है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन होता है, तो पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत होता है। यानी जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो वो पक्षी कौन सा होगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी जिसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं। बहुत सारे साथी कमेंट्स करते रहते हैं, सर ग्रुप डिस्कशन का वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, तो अब तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है, एक वीक से जो है लगभग समझिए फीवर से परेशान है, जिस वजह से जो है ग्रुप डिस्कशन का वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। बट कोशिश करेंगे अगले, देखिए 15 अगस्त के बाद से जो है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये सेशन कंटिन्यू रहेगी। अगला है, नमक युक्त मिट्टी में जो है उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। यानी नमक वाले मिट्टी में जो है उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो वो हेलोफाइट कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो है मानव के किस अंग में पाया जाता है। यानी एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो है मानव के किस अंग में पाए जाते हैं, वो आंत में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है, तो उस जीव को हम डाइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइटम। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। तो किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन का निर्माण होता है। और ये प्रश्न बहुत भी आया है, पिछले बार दरोगा मेंस में पूछा हुआ प्रश्न था। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो उसका क्या नाम है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से। अगला प्रश्न है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है। यानी कवकों की कोशिका में जो है संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, तो ग्लाइकोजेन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में से जो है किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यानी तालाब और कुएं में जो है किस जंतु को छोड़ने से जो है मच्छरों को नियंत्रित में मदद मिलती है, तो वो गैम्बूसिया नामक फिश है, यानी मछली है, जिसके कारण जो है वो मच्छर को जो है मतलब खाने का काम करती है अपने भोजन के रूप में, इसलिए गैम्बूसिया फिश हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रतिजैविक जो है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, वो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। किससे, जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट को जो है कोशिका में कौन सा मुख्य विकार जो है यानी एंजाइम जो है उपस्थित होता है। यानी ईस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम, तो जाइमेज एंजाइम जो है उपस्थित होता है। आगे है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिकांश एंजाइम जो है किस ताप पर सक्रिय होते हैं, तो वह 20 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर के जो है मध्य में जो है वो सक्रिय होते हैं। किसके मध्य में, 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर के मध्य में जो है एंजाइम जो है अधिकतर सक्रिय होते हैं। अगला की बात करते हैं, अगला प्रश्न है, ठीक है, जो है भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं जो है कौन सी है, तो वो जो है कौन सी हो जाएगी, फुफ्फुस कोशिकाएं हो जाएगी। कौन सी होगी, फुफ्फुस कोशिकाएं, सॉरी कुप्फर कोशिकाएं बोलते हैं उसको। कौन सा कोशिकाएं बोलते हैं, कुप्फर कोशिकाएं बोलते हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं हो जाएगी, जो क्या करती है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली जो है यकृत कोशिकाएं कौन सी हो जाएगी, तो कुप्फुर कोशिकाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के भीतर जो है ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका के भीतर जो है ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं, तो वह क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति की जो है अनग्मयता का क्या कारण है। तो कोशिका भित्ति की अनग्मयता का क्या कारण है, तो उसका कारण है लिग्निन है। किसके कारण है, लिग्निन है। कोशिका भित्ति अनग्मयता की बात करें तो किसका कारण है, लिग्निन। आगे है,
कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है किसे कहा जाता है? तो कोशिका का कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो उसे केंद्रक को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? केंद्रक को। अगला प्रश्न है इंटेंस इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपेथिलियम में जो है कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो म्यूकस को स्रावित करने का काम कौन सी करती है? गॉबलेट कोशिका करती है। कौन करती है? गॉबलेट कोशिका। और इस तरह के प्रश्न जो है अभी के हाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप ना गूगल पे सर्च करके आंसर ला सकते हैं, कहीं नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा दिखने को मिलेगा जो आप जो है नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कॉकरोच और सिल्वर फिश। क्या है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। ये लगता है 2 बार ये फेज हो गया है। सेम था, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। जैव कोशिका की जो है किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे तंत्र में अधिकतम जो है यानी एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? वैसे एटीपी अणुओं को जो है उत्पन्न करने वाले पद का क्या नाम है? तो क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। तो अल्टमैन कब किए थे? 1886 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का इंजन कहा जाता है। कोशिका का इंजन की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किस विधि द्वारा जो है विभाजित होती है? तो ये किस विधि के द्वारा विभाजित होती है? तो यह विखंडन के द्वारा जो है विभाजित होती है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा जो है विभाजित होती है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है किनके द्वारा किया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है डी बेंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है डीएनए केंद्रक के अलावे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए जो है केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अलावे जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का श्वसन स्थल जो है किसे माना जाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है। आप इस पेज में जितने भी प्रश्न अभी तक देखे होंगे सभी माइटोकॉन्ड्रिया से आधारित है, जो कि अलग अलग टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिका का श्वसन स्थल जो है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो जीव द्रव्य का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? जीव द्रव्य का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं किनके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा जो है 1839 में जो है, कब? 1839 में जो है जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। किनके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य का जो है लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है? तो जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है? जीव द्रव्य का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जो है जीव द्रव्य का क्या होता है? जल होता है। सॉरी 1 मिनट। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीव द्रव्य का 80% भाग जो है क्या होता है? जल होता है। 80% भाग क्या होता है? जल होता है। अगला प्रश्न है कोशिका को जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा देखा गया था? तो कोशिका को सर्वप्रथम किनके द्वारा देखा गया था? लीवेन हॉक के द्वारा जो है देखा गया था। किनके द्वारा? लीवेन हॉक के द्वारा। आगे की बात करते हैं। कोशिका शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? को 1665 में। 1665 में, जिसमें मैंने बताया था कोशिका का शब्द का और कोशिका का खोज की यदि हम बात करते हैं सर्वप्रथम जो है क्या किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही मृत कोशिका में देखा गया था। और जीवित कोशिका की बात करें तो किनके द्वारा? लीवेन हॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका विभाजित होती है? सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है ये जो है स्पष्ट किया गया? तो वो जो थे रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा। किनके द्वारा? विर्चाउ के द्वारा जो है 1855 में बताया गया था कि कोशिका विभाजित होती है।
अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किन पादपों से यानी किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है प्रोटीन तथा जो है लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के जो है किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो प्लीहा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस जीव में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं पाए जाएंगे? छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। अगला प्रश्न है पित्त पिंड यानी कॉर्प्स ल्यूटर्म कहाँ पाई जाती है? तो पित्त पिंड जो है कहाँ पाया जाता है? वो अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के जो है कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसे कोशिका की जो है पाचन थैली कहते हैं? तो कोशिका की पाचन थैली जो है किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला है लाइसोसोम की खोज जो है किनके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? डी डुवे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का जो है निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो ये जो है संवेष्टन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवेष्टन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो कहाँ होता है? गोल्जी कायम होता है। बउआ एक बार लाइन काट के दे दो तो उसका। अगला प्रश्न की बात यदि हम करें, अगला प्रश्न है मनुष्य के जो है किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। किसमें नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में जो है मनुष्य के जो है यानी जो है जन्म के पश्चात जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें? तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है कोशिका के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो हाइपर प्लासिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर प्लासिया कहा जाता है। कोशिका के आकार में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपर प्लासिया। ये सभी प्रश्न जो है आपको बिल्कुल नया देखने को मिलेंगे। कोशिका के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? हाइपर प्लासिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जॉनसन के यानी जोहानसन के द्वारा किया गया था। अगला है रिवर्स प्रतिलेखन। रिवर्स प्रतिलेखन की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज जो है किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने जो है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। अगला प्रश्न है जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करता है? राइबोसोम सहायता करता है प्रोटीन संश्लेषण में। अगला प्रश्न है राइबोसोम की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम की खोज जो है किनके द्वारा? पैलाडे के द्वारा। कब? तो 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पादप कोशिका में राइबोसोम को किनके द्वारा जो है देखा गया था? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा जो है पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा गया था। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? पैलाडे के द्वारा। कब? तो 1953 में किया गया था। आगे जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जी पैलाडे के द्वारा देखा गया था। और पादप कोशिकाओं में जो है राइबोसोम को किसने देखा था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा देखा गया था। अगला प्रश्न है राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। कब? तो 1958 में यानी 53 में पैलाडे के द्वारा खोज किया गया था और 58 में रॉबर्ट के द्वारा जो है राइबोसोम का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है? तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक कौन होता है? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिगमम हो जाएंगे विश्व की सबसे छोटी जीवित कोशिका। अगला है सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो सेरिबेलम की कोशिका है क्या? जिसका नाम है ग्रेन्यूल सेल है। कौन सा है? ग्रेन्यूल सेल है जो मानव शरीर की जो है सबसे छोटी कोशिका है। यानी कौन सी हो जाएगी? सेरिबेलम का जो है ग्रेन्यूल सेल होगा। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात करें तो अंडाणु हो जाएगा जो केवल और केवल स्त्रियों में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? मानव शरीर का जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। अगला प्रश्न की बात यदि हम करें तो पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका, और महिलाओं में जो है अंडाणु सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। और पुरुष में कौन हो जाएगा? शुक्राणु। अगला है, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो काले कोलेरपो टैक्सीफोलिया जो है, ये मानव सबसे बड़ी पादप कोशिकाएं हो जाएगी, कलेर्पो टैक्सीफोलिया। आगे है, इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता, सॉरी, इसे जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो जीव द्रव को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। किसे माना जाता है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, दो कोशिकाओं के मध्य जो है पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। इस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं। तो पोटेशियम यानी के प्लस की बात करते हैं, पोटेशियम तत्व के कारण जो है कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान गोल्जी काय को किया जाता है। किसे किया गया है? गोल्जी काय को किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय की खोज जो है किनके द्वारा की गई थी? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा जो है गोल्जी काय की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को ही कहा जाता है। यानी ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है यातायात प्रबंधक, तो किसे? तो गोल्जी काय को। अगला है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किसके द्वारा की होता है? तो गोल्जी काय द्वारा जो है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से जो है, लाइपोप्रोटीन से जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किससे? लाइपोप्रोटीन से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट जो है मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, जो कि कब किया था? 1959 में। यानी प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना का यूनिट जो है मेम्ब्रेन मॉडल यानी किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने। कब किया था? तो 1959 में। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य संरचना होती है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य संरचना होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति को जो है परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो है वर्णक कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन हो जाएगा। यानी कि जो है वनस्पति को जो है परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन हो जाएगा? फाइकोसाइनिन हो जाएगा। बउआ, अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है केंद्रक का खोज किया गया था। अगला है, क्लोरोप्लास्ट के जो है खोजकर्ता कौन है? तो चिम्पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चिम्पर हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता। अगला प्रश्न है, तारकाई यानी सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? बोबेरी हो जाएंगे। यानी तारकाई के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? बोबेरी। आगे है, स्फीरोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो पर्नर हो जाएंगे। ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्फीरोसोम के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? पर्नर। आगे है, क्रोमेटीन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो फ्लेमिंग के द्वारा जो है क्रोमेटीन का खोज किया गया था। आगे केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो फोंटाना के द्वारा जो है केंद्रिका की खोज की गई थी। किनके द्वारा? फोंटाना के द्वारा जो है केंद्रिका की खोज की गई थी। आगे क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा? तो हॉफ मिस्टर के द्वारा जो है क्रोमोसोम की खोज किया गया था। यानी क्रोमोसोम की खोज की बात करते हैं किसके द्वारा? हॉफ मिस्टर के द्वारा। आगे अंत द्रव्य जालिका के खोजकर्ता कौन है? तो पोर्टर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अंत द्रव्य जालिका के खोजकर्ता कौन होंगे? पोर्टर। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? तो जुजार्डिन है। जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? डुजार्डिन। आगे केंद्रक कला के खोजकर्ता कौन है? तो हर्टविग। ये सभी आपको जो है याद करने पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम, और बार बार पढ़ेंगे अपने आप याद होगा। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है जीन डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन या डीएनए का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला प्रश्न है, वंशागति का जो है वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को जो है वंशागति का जो है वाहक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुणसूत्र को जो है वंशागति का जो है वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है 1953 में जो है डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल दिया गया था। अगला प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में। अगला प्रश्न है, जीन किसकी इकाई है? तो जीन जो है किसकी इकाई है? डीएनए की इकाई है जीन।
अगला है सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो अनुवांशिकी क्रिया का संचालन जो है डीएनए करता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रहने थे, जो कि आज जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। और जो भी साथी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जिनको भी टेस्ट देना होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है आप एसएमसी समस्तीपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।